कोशिश ये है ये समझाने की कि इंडिया गठबंधन क्या चुनाव जीत रहा है। सुनील जी 1 मिनट आपको भी दूंगी, क्या संकेत लग रहे हैं, क्यों आप कहेंगे कि आप आगे हैं? सुनील जी। देखिए सुचारुता जी, मुझे लगता है कि मैं 1 मिनट में ये समझा सकता हूं कि इंडिया को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। और ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई देश के संविधान को बचाने की है, देश के पिछड़े दलितों के आरक्षण को बचाने की है, ये लड़ाई महंगाई के खिलाफ है, ये लड़ाई बेकारी और बेरोजगारी के खिलाफ है, ये लड़ाई देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित रहें उसके खिलाफ है, ये लड़ाई जो लोग अपने आप को राष्ट्रवादी कह करके आए थे वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बन गए हैं, जो अपने आप को हरिश्चंद्र कह के आए थे सबसे ज्यादा झूठे बन गए हैं। तो मुझको नहीं लगता है कि देश चीजों को नहीं समझ रहे। देखिए हम आप भले कम समझते हो, राजनीतिक लोग और पत्रकार साथी, हमको आपको लगता है कि सब कुछ हम ही समझ रहे हैं, लेकिन असली समझ लोकतंत्र की इस देश के किसानों में है। जो किसान इनसे नाराज है, देश के बेरोजगार नौजवानों में है जो उनसे नाराज है। इनकी भाषा देख लीजिए, इनकी भाषा बता रही है कि ये हार रहे हैं। ठीक है सुनील जी, मेरी कोशिश ये थी कि आप दोनों, क्योंकि पार्टी के आपने अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, ये बताएं कि संकेत क्या मिले हैं दूसरे चरण के बाद। अब जो बातें रखी गई हैं वो बातें वही हैं जो आरोप लगाए गए हैं चुनावी प्रचार में, लेकिन मैं संकेतों की बात कर रही हूं क्योंकि हर कोई ये जानना चाह रहा है 2 चरण की वोटिंग के बाद वोटर किस तरफ गया है। मैं इसीलिए स्टूडियो में आ रही हूं और अश्विनी जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। मुझे ये बताइए कि तुष्टीकरण वाला जो एक आरोप प्रधानमंत्री ने लगाया है, क्या वोटर समझ रहा है कर्नाटक में पूरा मुस्लिम वर्ग उसको ओबीसी में डालना? वहीं एक तरफ जिस तरह से शाहजहां शेख का एक तरफ प्रोटेक्शन करा जा रहा है कि एनएसजी पर सवाल उठा दिए गए हैं, ये तुष्टीकरण कह रहे हैं प्रधानमंत्री, कह रहे दोनों की सेटिंग है, तुष्टीकरण करो ऐसे ही वोट पाएंगे मोदी के खिलाफ। नहीं, तुष्टीकरण की तो एक पूरी सीरीज है। हाँ। शाहजहां शेख के खिलाफ एफआईआर नहीं होता, अलग से बाकायदा रिजर्वेशन में चोरी होती है, जो SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन है उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और मुस्लिम, जिसको मुस्लिम कह सकते हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। लेकिन अगर आप इतिहास उठा के देखें, सबसे पहले आर्टिकल 35 या 370 किसने जोड़ा था संविधान में? नेहरू जी ने। किस लिए? तुष्टीकरण के लिए। 1954 में वक्फ एक्ट बनाया नेहरू जी ने, किसके लिए? तुष्टीकरण के लिए। केवल मुस्लिम्स के लिए बनाया और किसी के लिए नहीं, तो ऐसा कोई कानून नहीं है। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं, उसमें ज्यादातर कानून किसके लिए हैं? केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए, क्योंकि मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून, मजार दरगाह मस्जिद के लिए एक भी कानून नहीं। ये किसके लिए? तुष्टीकरण के लिए। 1984 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया। BHU और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक साथ बने थे। BHU को मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं बनाया, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। किसने दिया? इंदिरा जी ने। 1985 में राजीव गांधी ने सिटीजनशिप एक्ट को बदला, उसमें सेक्शन 6 से जोड़ दिया और असम के 60 लाख बांग्लादेशियों को असम का नागरिक बना दिया। क्यों किया? तुष्टीकरण के लिए। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया और बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के जो इलीगल काम थे उनको लीगलाइज कर दिया। जो हमारे ऐतिहासिक मंदिर हैं, जो जिन मंदिरों का वर्णन हमारे वेद पुराण गीता रामायण में है, उन मंदिरों को जो ढांचा तोड़ा गया था उसको लीगलाइज कर दिया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कारण। उसके कारण ये हो रहा है कि काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला और भी ऐसे जितने हमारे प्रमुख मंदिर हैं, उसके ये कह दिया गया कानून बना के कि आप इसके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जाओगे। 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया गया। किस लिए? तुष्टीकरण के लिए। 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट बनाया गया, जामिया को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। किस लिए? तुष्टीकरण के लिए। 2012 में राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदल के मदरसों को बाहर कर दिया गया। किस लिए? तुष्टीकरण के लिए। राम को नकारा गया, तुष्टीकरण के लिए। कृष्ण को नकारा जा रहा है, तुष्टीकरण के लिए। जो हम जिन और गुलामी के नाम को, आप ये कह रहे हैं अश्विनी जी कि जब से आजादी के बाद से इतने कदम उठा लिए गए, मैं जवाद साहब आपके पास आ रही हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इतने कदम उठा लिए, तब तुष्टीकरण नहीं था, तब सरकार काम कर रही थी, तब तुष्टीकरण नहीं था। लेकिन आज जब वो सवाल उठाए जाएंगे, फिर से याद दिलाया जाएगा कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा, तो फिर आप कहेंगे तो पोलराइजेशन कर रहे हैं। जवाद साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का है कि झूठ बोलो
बार बार झूठ बोलो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था, और बार बार लगातार झूठ बोलो। अभी अश्वनी उपाध्याय और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी साहब बता रहे थे कि किस तरीके से तुष्टीकरण हो रहा है। तो भाई साहब अभी धारा 370 35A से स्टार्ट करा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी धारा 370 और 35A को उस वक्त सपोर्ट कर चुके थे, मौजूद है, देख लीजिएगा जा करके। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसी संसद से पारित हुआ, जहां तमाम लोग खड़े हुए थे लोकसभा के अंदर। मैं अगर गलत उनका बलिदान हो गया, 370 खिलाफ उनका बलिदान हुआ भैया। मैं तो आपके बीच में बोला ही नहीं, अगर मेरी बात गलत निकलेगी तो आप मुझे कर लीजिएगा, फैक्ट चेक कर लीजिएगा उसके बाद। अभी बता रहे 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे आए, लोकसभा और राज्यसभा से इसी लोकतंत्र के मंदिर से पारित हुआ था। आप उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं। आप कहते ठीक है आपके पास ताकत है, कुव्वत है, हटा दीजिए, लेकिन हटा नहीं सकते। बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना। आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वकील हैं, और उसके बाद जो इमरजेंसी के दौरान, मैं बीच में नहीं बोला, वो है ना, दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं लोग, चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं, और हमें चिराग समझ के बुझा ना पाओगे, हमें चिराग समझ के बुझा ना पाओगे। हम अपने घरों में कई आफ्ताब रखते हैं। देखिए समस्या क्या है, अभी भारतीय जनता पार्टी के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो डरी हुई और घबराई हुई है। वोटिंग परसेंटेज और एक्साइटमेंट जो मोदी मैजिक इस पर बात करी जा रही थी, सुनिए, वो मोदी मैजिक और 400 पार के जो नारे लग रहे थे वो काम नहीं हो रहा। पहले चरण में आपने देखा वोटिंग परसेंटेज कम है, दूसरे चरण में देखा वोटिंग परसेंटेज कम है, और भारतीय जनता ये वाली बात जो ठीक है, 10 सेकंड और दीजिए, जल्दी जल्दी बोलिए। वक्त ऐसे ना दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। अब क्या शायरी करने आए हैं क्या आज शायरी की पूरी फहरिस्त बनाकर आए हैं। सारी हम महाभारत में ही करेंगे। सुनिए अच्छा सुनिए, बोलिए। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने 10 साल के कार्यकाल पे वोट नहीं मांगते, कहते हैं हमने नोटबंदी करी थी, मास्टर स्ट्रोक मांगे, तो मांगे आप नोटबंदी के नाम पे वोट। आपने जीएसटी इंप्लीमेंट करी, कहा था हमने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मार दिया, मांगते आप वोट नोटबंदी के नाम पे और जीएसटी के नाम पे। अग्निवीर लेकर के आए, आप मांग नहीं रहे कि अग्निवीर लेकर के हमको वोट दो। उसके बाद कृषि कानून बिल लेकर के आए थे, उसके नाम पे आप वोट नहीं मांग रहे। वैसे तो मुझे काउंटर के लिए शिवम के पास जाना चाहिए, लेकिन मैं विनोद जी के पास जा रही हूं। अच्छा ठीक है, मनमोहन सिंह को टारगेट कर रहे हैं। ठीक। मनमोहन सिंह को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से क्या बात, ये नया वाला आया है। क्या बात, नहीं, ये नया माइनॉरिटी आया है, कम्युनिटी से आया है, ये नई माइनॉरिटी आई है। यही माइनॉरिटी के ऊपर लगातार हमला है, इसीलिए तो मनमोहन सिंह को माइनॉरिटी कम्युनिटी से आए हैं। नहीं, हाँ विनोद जी बोलिए। देखिए सुचेता जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। बोलिए। आज पहली बार मैंने देखा किसी नेशनल टीवी चैनल की डिबेट में कि मनमोहन सिंह जी को भी किसी ने माइनॉरिटी कहा। अरे वो तो खुद ही नहीं जानते। अरे वो तो माइनॉरिटी की डेफिनेशन ही सिर्फ मुसलमान मानते हैं। मतलब पता ही भैया उन्होंने बोला है। ये तो ये आपने कैसे बता दिया कि मनमोहन सिंह भी माइनॉरिटी में थे? क्यों हमला कर रहे हैं? कमाल की बात है। ये कैसे हो गया आज? ये तो भाई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। बिल्कुल, कि एक मुसलमान ये कह रहा है कि मनमोहन सिंह माइनॉरिटी में थे। ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। अरे मनमोहन सिंह तो खुद कह रहे हैं माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान, और ये पहला अधिकारी उन्हीं का है। उन्होंने कहा सर देखिए, उन्होंने कहा ऐसा? नहीं, उन्होंने कहा माइनॉरिटी स्पेशली द मुस्लिम्स। ये तो भाई नहीं, ये तो दो बयान है, ये तो दो बयान है, दो बयान। बात को सुन लीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मनमोहन सिंह जी, चाहे आपका मनमोहन सिंह बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन कुल मिला के उन्होंने मौन तोड़ करके ये बोला था कि देखिए पहला अधिकार मुसलमानों का। क्यों बोला था? उन्होंने ये नहीं बोला। अरे अच्छा, उनको भी तो बोलने दीजिए। अब ये गलत है ना, ये गलत है। जब आप बोल रहे हैं तो आप चाहते हैं कि कोई ना बोले आपके बीच में। अब विनोद जी बोल रहे हैं तो आप बीच में कुटोकटाकी करेंगे। उसके लिए भी कोई शेर लाइए। देखिए बात ये है कि ये शेर तो है ही नहीं इनके पास, ये गीदड़ों के बीच में रहते हैं। देखो मैं बताऊं, देखो मैं एक बात कहता हूं, बड़ा क्लियर करता हूं आपके बीच में। देखिए फिर देखो एक और, अच्छा ठीक है विनोद जी बोलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटी करके देश का जो है ना कान पक्के है एक्चुअली। ठीक है, वास्तव में जो रियल माइनॉरिटी है उसको तो कोई माइनॉरिटी नहीं समझता। और जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है उसको सिर पे बिठा रखा है। और वो जो कम्युनिटी है जिसको ये माइनॉरिटी कहते हैं, वो जो हमारी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके लिए सिरदर्द बनी हुई है। आप देखिए देश के अंदर आतंकवादी हमले कौन करवा रहा है? आखिरकार देश के अंदर ये जो बम विस्फोट कौन करवाता है? देश के अंदर पत्थरबाजी कौन करवाता है? देश के अंदर देखो बोल के नहीं है, देखो ये अपने आप चोर की दाढ़ी में तुमका। मैंने पूछा नहीं था, मैंने नहीं पूछा था मौलाना साहब। देखिए मेरी बात सुनिए ना, मैं कहता हूं देखिए दुनिया को पता है
कि मस्जिद से निकलते के साथ पत्थर कौन फेंकता है? आखिरकार जब हमारी हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थर कहां से चलते हैं? आखिरकार देखिए, जब कोई हिंदुओं को त्योहार मनाना पड़ता है तो हाई कोर्ट क्यों जाना पड़ता है भाई? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना? विनोद जी, ऐसे तो एक रंग में तो सबको रंग कर आप नहीं देख सकते हैं। आप ऐसे तो पूरी कम्युनिटी पर सवाल उठा रहे हैं, पूरी कम्युनिटी पर सवाल उठा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप ये बात बोले कि पूरी कम्युनिटी को ओबीसी में डाल दिया, वो सही है कि नहीं, इस पर बात करते हैं। सुचरिता जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि देश के अंदर आखिरकार वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का इतना सिक्का क्यों चलता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को अपने त्योहार मनाने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है, वो ये कह रहे हैं, बार-बार जाना पड़ता है। वो ये कह रहे हैं तुष्टीकरण की हद है। ये तुष्टीकरण की हद देने वाले इस चुनाव में वो जब नरेंद्र मोदी वो याद दिला रहे हैं तो वो उससे दिक्कत हो रही है। असगर खान साहब वो यही कह रहे हैं। मैं आप क्योंकि वकील हैं, यहाँ दो वकील मेरे साथ स्टूडियो में हैं।